غلبت فئة كثيرة بإذن الله. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. अमेरिका की जो कांग्रेस है वो जिस तरह पाकिस्तान के बारे में बात करती है और पाकिस्तान के दाखिली इंटरनल मैटर्स में बात करती है, भारत का जो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो तो नहीं उनको करने देते। वो तो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग जो इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के इंडेक्स को मेजर करने आते हैं उनको वीजे भी जारी नहीं करते। तो वो तो पुराना दौर था ना कि वो छोटी आर्मी होती थी जिसमें 313 है और 1000 है, तो उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखिए, और सबसे बढ़ के ना इंडिया में ना ट्रू डेमोक्रेसी है। अगर कोई पाकिस्तान में समझता है ना कि ट्रू डेमोक्रेसी है, तो वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शुरू से अब तक आई ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस किस्म की बातें हमें की जानी चाहिए। एक तरफ हम अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस की बात करते हैं, अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करते हैं, और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी, हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा। और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना। आप इंडिया की आईटी सेक्टर जो है ना उसका कोई मैच नहीं है। आप देखिए इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री देख लें, वो हमसे बहुत ऊपर है। इंडिया की क्रिकेट इंडस्ट्री देख लें, वो हमसे बहुत ऊपर है। इंडिया की आईटी इंडस्ट्री देख लें, वो हमारे से बहुत ऊपर है। इंडिया इकोनॉमी हमसे बहुत ऊपर है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नाउ इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा है कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि देखो पाकिस्तानी आर्मी ने कैसे धमकी दे रहा है इंडिया को। इंडिया का पावर अब इतना बढ़ गया कि अमेरिका भी इंडिया से इज्जत से बात करता है, ना कि धमकी देता है। वहीं पर पाकिस्तानी आर्मी देखो कैसे धमकी दे रहा है इंडिया को, जो कि दूसरी तरफ हम इंडिया से अच्छा रिश्ता चाहते और वहीं पर आर्मी चीफ ने ऐसा बयान जारी कर देता है और रिश्ता बिगड़ जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी बात करता है कि इंडिया को हम कैसे हराएंगे, जो कि इनको याद नहीं है 1971। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। अच्छा, ये भी एक जो बात की जाती है कि जी इंडिया जंग लादना चाहता है, ये बताइएगा कि क्या ये जो इस वक्त की सिचुएशन है इंडिया की, क्या आप समझते हैं कि इंडिया जंग करने के मूड में है, या वो जंग करना चाहता है, या उसके फेवर में जाती है किसी से लड़ाई करना? और क्या पाकिस्तान भी जंग करने की सिचुएशन में है? देखिए, 47-48 में हमने कबायली भेजे कश्मीर में और उन्होंने वहां जाके हमले किए, लूटमार की। और जब ये आगे बढ़ रहे थे तो फिर उसके बाद वो जो महाराजा हरी सिंह था उसने इंडिया को कहा कि मेरी हेल्प करें, और फिर इंडिया ने वहां पे कमांडोज उतारे। हमने अटैक किया था 47-48 में। 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर हमने शुरू किया था और कश्मीर में फिर हमने दोबारा वही ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर आप देखिए कि इंडिया ने वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अटैक किया, ये लाहौर की तरफ से। फिर 71 में हमने जंग शुरू की थी, इंडिया ने नहीं की थी। हमने जंग शुरू की थी जब 5 दिसंबर 1971 को हमारे जहाज़ों ने 11 नॉर्दर्न इंडिया के एयरफील्ड्स पे अटैक किया था। यहां से जंग शुरू हुई थी 5 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को फिर हमने हथियार डाल दिए थे। फिर कारगिल हमने किया था कि वो एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग थी कि सर्दियों में हम भी पीछे आ जाते थे, अपने मोर्चे छोड़ के वो भी पीछे चले जाते थे। तो वो पीछे चले गए हुए थे, तो ये मुशर्रफ ने और 3-4 और जर्नैलों ने मिलके वो वहां पे कब्जा कर लिया जाके उनके मोर्चों के ऊपर। तो फिर वो कारगिल की जंग हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि जंगें तो हमेशा हमने शुरू की, और हमने हमेशा एक कह लें कि जारहियत की, सच्ची बात है, इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये असगर खान जो हमारी एयरफोर्स के एक 4 स्टार जनरल थे, वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि इंडिया से हर मर्तबा जंग हमने शुरू की और हर मर्तबा शिकस्त हमने खाई। ये असगर खान कह चुके हैं, वो मौजूद है यूट्यूब पे, वो उनका वो जो इंटरव्यू है आप देख सकते हैं वहां पे। तो कहने का मतलब ये कि इंडिया जो है, इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है इन चीजों में। वो इकोनॉमी को अपनी आगे लेके जा रहा है, वो एक इंडस्ट्रियल पावर बन रहा है। वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, जो कि 2030 में तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। वहां पे एप्पल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे मर्सिडीज इन्वेस्टमेंट कर रही है, वहां पे ये माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप वो इंटरेस्टेड नहीं है वो जंग करने में। वो क्यों चाहेंगे? वो क्यों चाहेंगे? देखिए आप ये देखिए कि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी और जापान बिल्कुल तबाह हो गए थे, तबाह बर्बाद हो गए थे, जर्मनी भी और जापान भी। और फिर पाबंदियां भी लगी उनके ऊपर कि वो इतनी एक हद से ज्यादा फौज नहीं रख सकते, असला नहीं रख सकते। और उन्होंने फिर खैर पैसे भी उनको मिले, मार्शल प्लान के तहत जर्मनी को पैसे मिले, जापान में भी अमेरिकन एक पैटर्नेज तो थी बहरहाल। तो वो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ आए, और आज आप देखिए कि जापान कहाँ पे है, जर्मनी कहाँ पे है, और हम कहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एटम बम नहीं है, ना कनाडा के पास है, ना जर्मनी के पास है, ना जापान के पास है। तो क्या हमारी इंटरनेशनल अरीना में हमारी रिस्पेक्ट, हमारी प्रेस्टीज इन मुल्कों से ज्यादा है कि हमारे पास एटम बम है?
जो एटम रखने से, F-16 रखने से, अल खालिद टैंक रखने से आपकी दुनिया में इज्जत नहीं बनती। इज्जत बनती है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्टेबल हैं, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया को। आप दुनिया को कोई प्रोडक्ट, कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो दुनिया के किसी काम आए, या आप कोई और चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया में। हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारी पहचान क्या है। जी, लेकिन वसीम साहब, ये जो बात आपने की ना, जैसे कनाडा, जर्मनी, जापान, अगर इनके पास नहीं है तो हमारे पास एक प्ली पेश की जाती है ना कि हमारे लिए जरूरी इसलिए था क्योंकि हमारा जो हमसाया है वो दुश्मन है। तो जहां पर आपका हमसाया जो है वो इतना बड़ा मुल्क हो, इतनी बड़ी ताकत हो, तो उसमें फिर अगर कभी कुछ होगा तो वो तो फिर रह जाएंगे आप। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे पास ये ताकत, ये सलाहियत होने के बिना पर हम ताकतवर बन गए? हम तो अभी भी वहीं पर हैं कि जो करना चाहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा? आलिया, बांग्लादेश को क्या थ्रेट है मुझे बताएं, भूटान को क्या थ्रेट है, नेपाल को क्या थ्रेट है? ठीक है, ये थ्रेट वगैरह कोई थ्रेट नहीं है, और हमें कोई थ्रेट नहीं है। इंडिया आपको क्या जरूरत क्या है पंगा लेने की हमारे साथ? हाँ, हम खुद काफी नहीं है, वो किसी और तरफ चल पड़े अब। ठीक है ना, तो ये महज ये अफसाने घड़े हुए हैं जी। अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात है वसीम साहब, ये बड़ी हैरानी की बात है कि मोदी के बारे में ये कहा जाता था कि ये तो कुछ ना कुछ, बस मोदी की हुकूमत है तो ये तो हो जाएगा, अब तो जंग हो ही हुई वगैरह, इस तरह की चीजें चलती रही। और हमने ये देखा कि यही दौर वो दौर साबित हुआ कि जिसमें वो जंग चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो तरक्कियां, वो और जिसने आपने कहा वो और तरफ निकल गए। ये मतलब अजीब बात नहीं है कि जो बात कही जाती है उसके बरक्स हुआ है, ऑपोजिट हुआ। सबसे बढ़ के ना इंडिया में ना ट्रू डेमोक्रेसी है। अगर कोई पाकिस्तान में समझता है ना कि ट्रू डेमोक्रेसी है, तो वो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी शुरू से अब तक आई ही नहीं है। 75 ईयर से हम डिक्टेट हो रहे हैं। अब आप इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर उनकी तरक्की का सिर्फ एक ही राज है कि वहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी है। जब प्योर डेमोक्रेसी होती है तो एक जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है वो ऊपर आता है, एक अवामी लीडर ऊपर आता है जिसको अवाम के मसाइल का पता होता है। अब हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ एक डिक्टेशन आती है कहीं से, ठीक है, उसको फॉलो कर लिया जाता है। तो एक तो ये रीजन है, वहां से डेमोक्रेसी वहां पे उनकी सबसे बड़ी रीजन है जो उन्होंने बनाया, और दूसरा उनका जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने वक्त के साथ साथ डेवलप किया है। सर, यहाँ पर एक खबर सामने आई है कि इंडिया का सबसे पहला डिजिटल साइंस पार्क केरला में बनाया जा रहा है। केरला, अगर हम बात करते हैं, वहाँ का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, डेवलपमेंट हो रही है। 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये लग रहा है, 10 लाख स्क्वायर फीट पर बनने वाला है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो रही है। क्या कहेंगे सर, अगर हम उनके प्रोजेक्ट्स को देखें, अपने प्रोजेक्ट्स को देखें, तो कितना फर्क आता है? वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और हम इस वक्त किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, या क्या आपको पाकिस्तान में तरक्की नजर आ रही है? जी, वो देखे ना, अब उन्होंने इतने पैसे, अब देखे उनके पास पैसे ज्यादा है, मतलब देखे ना उनकी इकोनॉमी अच्छी है। ये सारी चीजें आपकी इकोनॉमी के साथ लिंक करती हैं। जब आप अब एक घर की मिसाल लें, जब हम इकोनॉमी शुरू से थोड़ी ना हमें मिल जाती है, हमें इकोनॉमी को बनाने के लिए भी मदद करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, कोशिश करनी पड़ती है इकोनॉमी को। अब इकोनॉमी को कैसे उठाए, प्राइवेट सेक्टर को आप डेवलप करें। देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर बाहर के किसी भी मुल्क में चले जाएं जो इस टाइम तरक्की कर रहा है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है और प्राइवेट सेक्टर ही आपको आगे लेके जाता है। गवर्नमेंट के पास तो वैसे पैसे नहीं होते नौकरियों देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए एक ट्रेंड बना हुआ कि हमने गवर्नमेंट नौकरी करनी है, प्राइवेट नहीं करनी। और दूसरे नंबर पे उनके पास इकोनॉमी उनकी अच्छी है, उनके पास इजाफी पैसा जो कि वो लगा रहे हैं। अब हमारे